न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं मालदा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और समेत तमाम बातें कही हैं। खबरों में आगे बढ़ते और रुक कर लेते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार के मोतिहारी में आज विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम किया गया। भारी भरकम शिवलिंग को उठाने के लिए 2 बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए थे, जिनकी मदद से शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया। यहां पूजा पाठ कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। उनके साथ ही उप मंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। शिवलिंग की स्थापना के लिए 700 टन और 500 टन क्षमता वाली 2 बड़ी क्रेन वहां पर पहुंची थी और इस शिवलिंग का आकार तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बने 33 फीट ऊंचे शिवलिंग के समान है। मंदिर निर्माण का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। 2030 तक पूरा विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु इस भव्य और अद्भुत पल को कैमरे में कैद करते दिखे। आज का दिन न केवल मोतिहारी बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का पल है, आस्था का पल है, जहां आपको बता दें शिवलिंग की स्थापना के साथ ही यहां का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग हुआ है, यहां पर स्थापित किया गया है और उसको लेकर के ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इस शिवलिंग में, कितना महत्वपूर्ण ये शिवलिंग है। तो देखिए, ये जो है सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है। 33 फीट की ऊंचाई वाला ये शिवलिंग है। वजन 210 मीट्रिक टन इसका है।
वहीं आपको बता दें विराट रामायण मंदिर की कई सारी विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं पर भी आपको जानकारी देंगे। जहां देखिए विश्व का, संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है और वजन 210 मीट्रिक टन है। तस्वीरों के जरिए भी आप लगातार देख रहे हैं कितना खास और महत्वपूर्ण ये शिवलिंग है। तो भव्य दिव्य शिवलिंग की तस्वीरें, जहां विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है मोतिहारी पहुंच चुका है। और मोतिहारी पहुंचने के बाद भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस कदर वहां पर उत्साह नजर आ रहा था, भक्तों की भक्ति नजर आ रही थी। और इस सब के बाद की तस्वीरें भी हमने देखी। देखिए विराट रामायण मंदिर की विशेषता क्या कुछ है बता देते हैं आपको। प्राचीन के वहीं आपको बता वुहान से शुरू तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विराट रामायण मंदिर की विशेषता 270 फीट ऊंचा मुख्य शिखर, 18 शिखर और 22 उप मंदिर इसमें बनेंगे। मंदिर परिसर में 4 आश्रम भी बनाए जाएंगे। तो काफी खास ही रहने वाला है ये मंदिर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर मचाया। साल 2019 के आखिर में यह संक्रमण शुरू हुआ था और इसी के बाद अब एक बार फिर से ये वायरस जो है वो दहशत फैला रहा है। इसी बीच ट्रंप की बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए ईरानी सरकार को उन सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बारे में उनका कहना था कि उन्हें फांसी दी जानी थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ईरान ने 800 से अधिक लोगों की फांसी रद्द कर दी है और जिसको लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ के शर्मा जी बने हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। के शर्मा जी, जहां ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे ईरान को कि आपने अगर एक भी कदम उठाया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अब जाकर के ईरान सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क साधेंगे आपसे। जहां ट्रंप के बदले सुर नजर आ रहे हैं, युद्ध टल गया, इसको लेकर के अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सबको यही लग रहा है, जिस तरीके से ट्रंप ने ईरान को थैंक यू कह दिया है, तो ये माना जा रहा है कि ये बदलता सुर क्या समझा जाए। क्या अब ट्रंप के तेवर के बदलाव से ये समझ सकते हैं कि जिस युद्ध का जिक्र बार बार हो रहा था, जो धमकियां ट्रंप के द्वारा बार बार दी जा रही थी, अब उन धमकियों में नरमी देखने को मिलेगी। और ये पूरी तस्वीरें देखिए, ट्रंप ने ईरान को थैंक यू कह दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 800 फांसी जो देने वाले थे वो फांसियों को टाल दिया गया है, इसलिए शुक्रिया। लेकिन सवाल ये, क्या जो फांसी टाला गया है वो फांसी कभी नहीं दी जाएगी? जिन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? या फिर जो स्थिति इस वक्त ईरान में है, आर्थिक तौर पर ईरान अभी मजबूत बिल्कुल भी नहीं है, बदहाल स्थिति है। इन स्थितियों को लेकर अमेरिका का क्या रुख रहेगा? क्योंकि अमेरिका बार बार वहां बिगड़ती हालातों को लेकर के अपने बयान जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस सब के बाद ये नरमी आखिरकार क्या नरमी है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति मानी जाए, या वाकई अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो मकसद था, अपनी जो चेतावनी थी, उन सभी में बदलाव लाने का सोच लिया है? जो शांति प्रस्ताव की बात ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ईरान में वो शांति है? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर से के शर्मा जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। के शर्मा जी, फिर से बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर।
के शर्मा जी, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, ट्रंप ने थैंक यू बोल दिया है ईरान को और ईरान को थैंक यू बोल दिया है, तो क्या समझा जाए? क्या ये नरम तेवर जो हैं ये युद्ध को टाल देंगे या फिर सिर्फ अभी तूफान से पहले की शांति माने इसे? देखिए, जो ये खबर आ रही है कि ईरान ने ट्रंप के कहने से 800 लोगों की फांसी माफ कर दी है, ये अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं हुई है। ये अमेरिका की तरफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद, दखल देने के बाद ईरान जिन लोगों को 800 लोगों की फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है कि अमेरिका के कहने पे ईरान ने इन फांसियों को टाल दिया। इसकी कोई पुष्टि, अभी कोई पुख्ता खबर अभी सार्वजनिक तौर पे कहीं पर भी नहीं आई है। जहां तक देखिए अमेरिका का बात है, अमेरिका हर लिहाज से चाहता है कि वो अपना दबदबा आसपास के देशों में बनाए और स्पेशली ईरान पे भी बनाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर खोमेनी साहब को हटाकर वो अपने किसी चहेते आदमी को वहां पर बैठा दें और जिससे उनका दखल और उनकी दिशा निर्देश पर ईरान कार्य करे। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो कट्टर इस्लामीकरण के भी खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से के शर्मा जी, क्योंकि कहीं नहीं ट्रंप के द्वारा बार बार ये चेतावनी जरूर दी जा रही थी, अगर फांसी होती है तो इसका भुगतान, इसका अंजाम जो है वो ईरान को भुगतना होगा। आर्थिक स्थिति अभी भी बदहाल है वहां पर, लेकिन ट्रंप के द्वारा यहां पर नेशनली आकर के खुद को रिप्रेजेंट करके ईरान को थैंक यू बोल देना, तो क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं वो कि अब सब कुछ शांत है, ईरान में अब कोई अशांति नहीं है? संदेश क्या है आखिरकार? देखिए, ट्रंप यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे इशारे पर बाकी कंट्रियां भी काम कर रही हैं। हाँ। ट्रंप को लगता है कि वो सिर्फ अमेरिका के चुनिंदा प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे विश्व ने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं। तो ट्रंप का जो थैंक यू कहने का जो मतलब निकाला जाता है वो ये है कि मेरे कहने से ईरान ने ऐसा कर दिया। जबकि मेरा ये मानना है कि आज की डेट में कहीं पर भी फांसी देना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के खिलाफ है। और स्पेशली जब ऐसा अपराध हो, प्रोटेस्ट करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। किसी भी देश की व्यवस्था में आपको स्वतंत्रता है कि आप जो भी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पूरे विश्व में आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए। और प्रोटेस्टर को फांसी देना ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान पे और भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा। तो ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे कहने से, तो लेकिन के शर्मा जी, ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बरबोलापन और ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने ना आना, क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त ईरान की है उससे भी दुनिया को कट ऑफ कर दिया गया है? हालांकि इसी बीच एक और जानकारी पे आपसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय नागरिकों को जो है वो वापस ले आया गया है रातों रात। अभी एक खेप भारतीय नागरिकों की वापसी आई है। इससे क्या समझा जाए कि भारत ने ये मान लिया है या फिर अन्य देशों ने ये मान लिया है कि आगे चल के ईरान की स्थिति और भी ज्यादा बदहाल होने वाली है, युद्ध की स्थिति होगी, उससे पहले खुद के अपने नागरिकों को बचा लिया जाए? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कि युद्ध की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। भारत एक जिम्मेदार और संवेदनशील देश है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जो भी चहल पहल हो रही है उस पर निगाहें अपनी रखे हुए है। तो किसी भी देश की ये प्राथमिकता है कि उसके जो नागरिक किसी भी देश में रह रहे हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे। उसी के चलते सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भारत ने जो ईरान में नागरिक रह रहे थे उन्हें वापस बुला लिया है। उन्हें लगेगा कि स्थिति सामान्य होगी तो वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन वापस बुलाने का मतलब ये कदाचित ना समझा जाए कि युद्ध की और हम बढ़ रहे हैं, ईरान या अमेरिका बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम ट्रंप पर बार बार बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप जो है अपना पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कवायद में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या स्थितियां नजर आ रही है आपको? देखिए, ट्रंप अभी ये उनकी दूसरी टर्म है। 2017 से 21 में उन्होंने सरकार चलाई अमेरिका में। तो अगर उन्हें लग रहा था कि टैरिफ इंपोज करना, बढ़ाना इतना ही अच्छा फैसला है तो वो पहली टर्म में भी कर सकते थे। अभी वो 79 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के लगभग वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो कार्य हैं उसमें उनकी उम्र भी झलक रही है। नहीं तो ऐसा वो पहले भी कर सकते थे। सही बात है। और जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, ग्रीनलैंड, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अगर वो उसको खरीद लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से उसकी जो ग्रीनलैंड की जो सिचुएशन है वहां से वो पूरे देश को अपने सुरक्षित कर सकते हैं। अगर वो वहां पे मिसाइल भी लगा देते हैं
तो आसपास के देशों से उनकी सुरक्षा बहुत निश्चित हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, एसएनए न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था। साल 2019 के आखिरी में यह संक्रमण शुरू हुआ था और इसी के बाद अब एक बार फिर से एक और वायरस जो है वो दहशत फैला रहा है। इस वायरस का नाम है नोरो वायरस। यह वायरस फैलता जा रहा है। एक स्कूल में अब 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिणी चीन के बता दें कि ग्वांगडोंग प्रांत के फौशान शहर के एक सीनियर हाई स्कूल में 103 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कोई भी मामला गंभीर नहीं है और ना ही किसी की मौत इस मामले में हुई है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से स्कूल के कई छात्रों को उल्टी, दस्त, पेट खराब जैसी शिकायतें होने लगी थी और इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये सभी नोरो वायरस संक्रमण से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार इसमें पहला केस कब आया था और किस तरीके पूरा मामला है। समझते हैं एक एक करके। कब आया था पहला मामला, आपको बता 1968 में पहला मामला इसका सामने आया था। अमेरिका के ओहायो में इसका सबसे पहला मामला सामने आया था। घटना एक स्कूल से जुड़ी थी।
एक साथ कई लोग इसमें बीमार पड़ गए थे। हालांकि अब नोरो वायरस क्या होता है ये आपको बता दें, काफी ज्यादा उल्टी और दस्त होती है इस वायरस में। बीमारी बहुत आम है ये, हालांकि क्योंकि कोविड में हमने ऐसी ही समस्याएं देखी थी, बहुत जल्दी ये फैलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर नजर डालने की जरूरत है। मामला ज्यादातर सर्दियों में ही सामने आते हैं और इसमें देखिए संक्रमण जो है बहुत जल्दी, इसकी रफ्तार संक्रमण की फैलने की बहुत ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा मामले ठंड में, सर्दियों में सामने आते हैं और इस पर इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन समझने वाली है। नोरो वायरस से अभी इस प्रकार से बचाव किया जाए, आखिरकार क्या है ये वायरस, जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी बने हुए हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर चावला, कोविड के बाद ये नोरो वायरस, अब ये नोरो वायरस क्या है, किस तरह और इसकी जो संक्रमण की रफ्तार है वो क्या है? देखिए, पहली बात तो चीन देश में देखो एक बहुत बड़ा देश है और साउदर्न चाइना के एक खास प्रोविंस में ये कहा जा रहा है और एक ही स्कूल में एक आइसोलेटेड पॉकेट सा है जिसमें ये हुआ है। तो हमें पर से ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि ये पेंडेमिक बन जाएगा और हमारे देश में भी हो जाएगा। तो आई थिंक जो हमें अपनी देश की कंडीशंस के हिसाब से ख्याल रखना चाहिए। हमारे इंडिया में भी इस टाइम जहां तक हम नॉर्दर्न इंडिया में देख रहे हैं कि सर्दी बहुत बनी हुई है और काफी वायरसेस ऐसे हैं, लेकिन जो सिंपल वाले एडिनो वायरसेस हैं जो अक्सर खांसी जुकाम करते हैं और थोड़ा सा सांस वाली खांसी होती है, बाहर कुछ दिन चलता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा चिंता करें। लेकिन डॉक्टर चावला, अगर भारत में बात कर ली जाए, इस भारत में इसका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने के क्या चांसेस हैं और साथ ही साथ सर्दियों में ही आखिरकार ये सारे वायरस क्यों अटैक करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि जो वायरसेस की ग्रोथ होती है वो इस मौसम में जो ग्रोथ उनकी ज्यादा होती है। वायरसेस बहुत ज्यादा फैलते भी हैं, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। आपने पूछा क्यों होता है, तो क्यों का जवाब तो नहीं है। वायरस का स्प्रेड, वायरस को ऐसा माहौल मिलता है, वो वायरस ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा फैलते हैं। अगर आपको याद हो जो कोरोना वायरस था उसमें वो एक ऐसा वायरस था जो कि RNA वायरस था, वो जिसको सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंडिया में 3 एक तरह से आउटब्रेक्स हुए हैं। एक 2020 में, वो अप्रैल में था, एक 2021 में, वो मार्च 21 में था। तो उस हिसाब से हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सिंपल अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे और पर्टिकुलरली आई वुड से जो एल्डरली हैं वो अपना ख्याल ज्यादा रखें। और अगर इसके लक्षण पर ध्यान दें सर, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना, अगर ये वायरस किसी को अपने चपेट में ले रहा है तो कैसे पहचाने कि ये वायरस हमें हुआ है, समस्या यही है। देखिए, हमारे इंडिया में जो कल्चर की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं, तो ये तभी कंफर्म हो पाता है जब उसका कल्चर हो और उसका डायग्नोसिस किया जाए। अगर आप अपने नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो हजारों लाखों लोग सिंपल, उनको वायरल फीवर जिसको हम कहते हैं, क्या है जी, मुझे फ्लू हो गया है जी, मुझे वायरल फीवर हो गया है, तो ये चलता रहता है। जब तक इसको पूरी तरीके से डायग्नोस ना किया जाए तब तक हम दावे से कुछ नहीं कह सकते। जब तक इसकी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ना कर लें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चाइना देख के कि वहां एक खास प्रोविंस में एक स्कूल में 100 बच्चों को हुआ है, तो कुड इट बी द बिगिनिंग इन इंडिया? आई थिंक मेरे हिसाब से हमने अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, छोटे बच्चों की सेहत का, नंबर 1 हमारे एल्डरली लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उनको बाहर कम निकाला जाए, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। और प्लस इसके अलावा जो हम समझते हैं अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन का, अपनी फिटनेस का ख्याल रखा जाए, तो अभी तक ऐसा कोई डरने वाली चीज हम नहीं। हालांकि डॉक्टर चावला, अगर स्पेसिफिक वायरस की बात कर ले, इसे लेकर कोई हेल्थ टिप्स आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल भी नहीं। आई वुड ओनली से चाइना की कंडीशंस दूसरी हैं, उनके देश में नॉन वेजिटेरियन फूड और वो दूसरे फूड ज्यादा खाते हैं। हम लार्जली एक वेजिटेरियन लोग हैं, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं। हमें तो जो भी वायरस स्प्रेड होगा वो हवा से स्प्रेड कर सकता है, उससे डरने की जरूरत ज्यादा होती है। तो अपना ज्यादा से ज्यादा आप अपना नंबर 1 अपना एक मास्क लगाइएगा, बस आप बाहर कम निकलिएगा, छोटे बच्चों को, एल्डरली के लिए। इसके अलावा आई वुड से अपने फूड का, अपने हाइजीन का, अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखिएगा। नथिंग टू पैनिक, नथिंग टू फियर।
चलिए डॉक्टर चावला, आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें। किसी भी तरह की परेशानी, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशंस फॉलो करें। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।